हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़ और आज हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। इससे पहले हमने मोनेरा किंगडम और पोटेस्टा किंगडम कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देख लीजिए, तभी आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो किंगडम फंजाई के अंदर, ठीक है, जब फंगस की डिस्कवरी हुई तो ये समझ नहीं पाए साइंटिस्ट कि इसको प्लांट में रखा जाए, इसको एनिमल में रखा जाए या फिर इसको मोनेरा या प्रोटिस्टा किंगडम किस में रखें, क्योंकि इसमें दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। बट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट्स के जैसी दिखाई देती है कुछ कुछ, ठीक है। बट एक जो चीज़ प्लांट्स की तरह इनमें नहीं होती वो होता है लैक ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, बट स्ट्रक्चर कुछ कुछ उनके जैसा दिखाई देता है। जैसे कि हम मशरूम का एग्जांपल लें तो वो आपको प्लांट के जैसा ही दिखाई देता है। तो फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा, पहली बार तो ये सोचा कि हो सकता है कि क्योंकि एक्सेप्शन हो, ये प्लांट्स ही हों बट प्लांट्स के थोड़ा सा विपरीत या कह सकते हैं एक्सेप्शन हो, अपवाद रूप हो एक तरह से। बट लगातार कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा संख्या में जब फंजाई की खोज होने डिस्कवरीज हुई, बहुत ज़्यादा फंजाई की स्पीसीज मिलना स्टार्ट हुई, तो साइंटिस्ट समझ गए कि ये एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि एक्सेप्शन हो सकता है 1 2 3 4 5 10 तक का बस, लेकिन यहाँ तो मिलियंस की संख्या में है ये, ठीक है। तो एक्सेप्शन मिलियंस की संख्या में तो कभी नहीं हो सकता। तो इस वजह से फिर उन्होंने नया किंगडम ही डेवलप किया, जो कि आर एच व्हिटेकर ने बनाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें जो थर्ड किंगडम आता है वो है किंगडम फंजाई। तो सबसे पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि जो किंगडम फंजाई है उसके करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है। एक तो होलोजोइक, दूसरा सेप्रोफाइटिक, तीसरा पैरासाइटिक। तो इनमें से इन तीनों में से इनका कौन सा होता है? हेट्रोट्रॉपिक तो बात हो गई कि ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, खुद से नहीं बना सकते। लेकिन इनमें फिर उसका जो जो तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है उसको, उन तीन में से कौन सा है? तो इनमें होता है दूसरा वाला सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि भाई ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना जो न्यूट्रिशन है वो ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। वहाँ से ये जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं और फिर वहाँ से उसे एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये तो बात हुई इनके न्यूट्रिशन की या मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। नंबर सेकंड पे आता है नॉन क्लोरोफिलस हाइपी, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो नॉन क्लोरोफिलस होती है। दूसरा ये हाइफी के फॉर्म में होते हैं। हाइफी का मतलब होता है एक तरह की थैलस लाइक बॉडी, ठीक है, जो ब्रांच्ड में बटी हो, ब्रांचेज में बटी हो, बट बॉडी कैसी हो? थैलस लाइक हो। नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉल्ड माइसीलियम। और एक सिंगल इनके एक थैलस लाइक बॉडी को कहते हैं हम भाई हाइफी। और जब ये पूरा एक जाल बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है, तो उसको हम माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। नंबर फोर्थ आता है हाइफी विच हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सीनोसाइटिक हाइफी, ठीक है। हाइफी जिनमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है, साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? सीनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं, ठीक है। नंबर फिफ्थ आता है सेल वॉल ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, जबकि प्लांट्स की किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया है, प्लांट से अलग कर दिया है। पहला डिफरेंस तो ये है नॉन क्लोरोफिलस, दूसरा हो गया कि भाई इनकी सेल वॉल भी डिफरेंट है उनसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला, क्या कॉस्मोपॉलिटन होते हैं ये, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, विश्वव्यापी हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब एक तरह से विश्वव्यापी होता है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिलते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। वार्म मतलब थोड़ी सी हल्की गर्मी वाला, और ह्यूमिड का मतलब नमी वाला जो स्थान होता है वहाँ पर ये आपको
मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 आता है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। देखो कुछ जो मोस्टली सेप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, ठीक है, और कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं। सेप्रोफाइटिक मोस्टली होते हैं, पैरासाइटिक कुछ होते हैं और सिम्बायोटिक भी कुछ होते हैं। ठीक है, जैसे सिम्बायोटिक का यहाँ पर एग्जांपल दिया लाइकेन एंड माइकोराइजा। देखिए लाइकेन्स क्या होते हैं, लाइकेन्स फंजाई और एल्गी का एक एसोसिएशन होता है, फंजाई प्लस एल्गी। ठीक है, ये दोनों एक साथ मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक रिलेशनशिप में एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। देखो सिम्बायोसिस का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना बिना किसी नुकसान के। ठीक है, सिर्फ फ़ायदा पहुंचाना है। तो फंजाई और लाइकेन्स में क्या होता है भाई, लाइकेन्स में फंजाई जो होते हैं उनमें तो वो उनका काम है, जो एल्गी है, ठीक है, एल्गी में रूट्स नहीं होती, और रूट्स नहीं होती थी वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। तो जो वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है वो उसको फंजाई करके देता है, और उसके बाद उस वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन से एल्गी फूड प्रिपेयर करता है, और वो फूड जब बन जाता है तो वो फंजाई को भी मिलता है। तो भाई वो इस फंजाई जो है वो एल्गी की हेल्प कर रहा है किसमें, वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में, जबकि एल्गी फूड प्रिपेयर करके खुद के लिए भी इस्तेमाल करता है और इसको भी प्रोवाइड कराता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप में है, और इसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या होता है, देखो कुछ जो पहाड़ी क्षेत्र के, ठीक है, माउंटेन्स पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रूट हेयर्स नहीं पाए जाते। ठीक है, रूट हेयर्स नहीं पाए जाते इनमें। अब रूट हेयर्स नहीं होंगे तो वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनको फिर वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, तो उन पौधों की, ठीक है, उन जो प्लांट्स होते हैं उनके जड़ों के चारों तरफ कुछ फंजाई उगाते हैं, और वे फंजाई सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं, और प्लांट से कुछ कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है, बनता है, वो इन फंजाई को मिल जाता है। तो ये भी एक तरह का क्या होगा, बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब पैरासाइटिक की बात करें तो पक्सीनिया एक तरह का फंजाई होता है जो कि क्या करता है, गेहूं में, ठीक है, वीट में वीट रस्ट रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, जो गेहूं की जो फली होती है, ठीक है, गेहूं की जो फली होती है उस वो हल्की ब्लैक कलर की हो जाती है और वो झड़ने लगती है। ठीक है, पाउडर के रूप में। इस रस्ट का मतलब ही होता है ब्लैक, जो रस्ट होती है भाई, जंग लगना, वहाँ पर ब्लैक कलर की होती है और वो धीरे धीरे झड़ने लगती है, जिससे उसमें बीज नहीं बन पाता है। तो ये एक तरह का पैरासाइटिक होते हो गया। पेनिसिलियम और ईस्ट कैसे यूनिसेलुलर फंगस है। ठीक है, पेनिसिलियम का इस्तेमाल जो है वो पेनिसिलिन को बनाने के लिए किया जाता है, और ईस्ट का इस्तेमाल आपके बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 8 पॉइंट पर अगर हम आए तो यहाँ पर देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू होता है, यानी कि वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मेथड है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो जिसमें फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड वर्डिंग 3 प्रकार से हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन में बॉडी 2 फ्रेगमेंट्स या मल्टी फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और वहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। फिजन में बॉडी 2 भागों में डिवाइड होती है, और बडिंग में एक बड निकलती है बॉडी से, और फिर वो आउटर, एक तरह से आउटर ग्रोथ होती है, वो बाहर अलग हो जाने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म को तैयार करती है। तो इस तरह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा एक और तरीका जो मेनली रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू भी होता है, जिसमें कोनोडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। ठीक है, तीनों में क्या अंतर है भाई, कोनिडिया जो होते हैं वो कोनिडिया फोर्स में बनते हैं, और इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये कंटिन्यूसली इस तरह से जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, मतलब जो हाइफी होते हैं, जो माइसीलियम होते हैं, उनके ऊपर इस तरह से कंटिन्यूसली, और ये डिटैच हो करके न्यू फंगस को बर्थ करते हैं। ठीक है,
और स्पोरेंजिया स्पोर की बात करें तो ये एक तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें स्पोर्स अंदर बंद रहते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाती हैं स्पोरेंजियम, ठीक है, तो उनसे ये वस्ट होकर के बाहर आ जाते हैं और फिर एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होकर के न्यू फंगस को बर्थ करते हैं। नेक्स्ट आता है जू स्पोर्स की बात करें तो जू का मतलब होगा एनिमल और स्पोर्स यानी बीजाणु, ठीक है। तो एनिमल लाइक बीजाणु का मतलब है एनिमल्स ही मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल लाइक इसलिए बोला है क्योंकि इनमें फ्लैजेलम पाया जाता है और फ्लैजेलम की सहायता से ये वाटर मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हैं हम ये मूवेबल होते हैं, मूवेबल रिप्रोडक्टिव क्या है स्ट्रक्चर्स हैं किसके, फंजाई के, ठीक है। तो तीन तरह से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये स्पोर्स ही है एक तरह का, मतलब ये यहाँ पर जो पहले स्पोर्स की बात हुई वो उसमें स्पोर्स में मेल और फीमेल का कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्स है यहाँ मेल और फीमेल का पूरा रोल है, जो कि जाइगोट के बनने के बाद बनते हैं, ठीक है। जाइगोट जब बन जाता है और उसी जाइगोट में क्या होते हैं, मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, तब जा कर के वो बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। इस तरह से ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है। नेक्स्ट नंबर 9 आता है कि सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, ठीक है। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें 3 स्टेप। सबसे पहला प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा 2 अलग अलग, ठीक है उनका। उसके बाद कैरियोगेमी होगा, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, और उन 2 सेल्स जो सेल होंगी उनके 2 के जब फ्यूजन पर उनके आपस में जो न्यूक्लियस उनके होंगे वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और उसके बाद मियोसिस, और इसी फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, और उस जाइगोट में फिर क्या होता है, म्यूसिस डिवीजन होगा, और म्यूसिस डिवीजन से फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, कौन से, oospores, एस्कोस्पोर एंड बेसिडोस्पोर। इस तरह से सेक्सुअल साइकिल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक बार और कर लेता हूँ क्लियर। क्या होगा, जैसे 2 सेल्स हैं, ठीक है, इसका अपना न्यूक्लियस है, इसका अपना है, ये आपस में आकर के जुड़ेंगी, फ्यूज होंगी, यहाँ पर फ्यूज होंगी तो इन दोनों के न्यूक्लियसेज आपस में पास आ जाएंगे, ठीक है, और ये न्यूक्लियसेज क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे इस तरह से, और फ्यूज करने से जो बनेगा वो होगा जाइगोट, और फिर इस जाइगोट में फिर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और उससे फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जिनको हम oospores, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 जो आता है पॉइंट, वो है कि डाइकैरियोफेज इज द कंडीशन ऑफ हैविंग डाइकैरियन इन एन इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक है। डाइकैरियोफेज एक कंडीशन है जिसमें डाइकैरियन 2 न्यूक्लियस, डाइकैरियन का डाई का मतलब 2 हो गया और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस हो गया, तो 2 न्यूक्लियस, देखो n + n = 2 न्यूक्लियाई पर सेल, तो एक सेल में 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी इन फंजाई लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेस्ट, देखो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के फंजाई में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के दौरान एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और इस स्टेज को डाइकैरियोफेज कहा जाता है, इस कंडीशन को डाइकैरियोफेज कहते हैं, ठीक है। तो ये था करेक्टरिस्टिक्स से ये किसके, आपके फंजाई के। उसके बाद आगे क्लासेस ऑफ फंजाई हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको हम अगले लेक्चर में लेंगे, तब तक के लिए अपना ये रिवाइज करें एक बार अच्छे से। हमने यहाँ पे पूरा इस करेक्टरिस्टिक को समझ लिया था, ठीक है। पेनिसिलियम का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 जो सैम्पल्स हैं यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि लाइकेंस जो होते हैं, लाइकेंस को पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं, जहाँ पर मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया होगा वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं, और जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत कम होगा या पॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ पर लाइकेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, तो इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोला गया है, ठीक है। दूसरा था पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम जो है
वो पेनिसिलिन को बनाने में इस्तेमाल होता है। और ईस्ट जो है वो आपका बेकरी प्रोडक्ट जैसे ब्रेड, डबल रोटी, ठीक है, इस तरह के रस्क ये वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो टेक केयर।